नमस्कार, ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। हम सुन रहे थे कहानी गुनाहों का देवता में। अभी तक आपने जाना कि किस तरीके से नोक-झोंक चल रही थी। तीन मित्र जो अभी अभी मुलाकात किए थे, ठाकुर साहब ने इन दोनों की मुलाकात करवाई और चर्चा नोक-झोंक के तौर पर आगे बढ़ चला। जहाँ बिसरिया जी एक साहित्यकार और कविताकार थे और कपूर साहब कुछ अपने रिसर्च में मस्त रहते थे। यहाँ पर कपूर साहब थोड़ी सा टांग खींच रहे हैं। उन्होंने कुछ बोला तो बिसरिया जी तुनक गए। कहते हैं, ये मेरा अपमान हो रहा है। ठाकुर साहब इन दोनों के बीच में सुलह करवाते हुए बोलते हैं, आप इनकी बात नहीं समझे। ये कहना चाह रहे हैं कि आप में इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, यहाँ के लोग आपकी प्रतिभा का कद्र उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। तब यहाँ पर बिसरिया जी इस चीज़ को मान लेते हैं और साथ ही साथ में यहाँ हमारे कपूर साहब कहते हैं कि भैया, कभी अगर आप इतने मशहूर हैं तो कुछ कविताएं हमारे सामने भी पेश की जाएं, सुनाई जाएं। बिसरिया जी कहते हैं, अभी तो मूड नहीं। ठाकुर साहब का कहना होता है, ठाकुर साहब जानते हैं कि किस तरीके से कविताएं इनसे सुनी जा सकती हैं। तो वो कहते हैं, काम करते हैं, गंगा तट पर बैठते हैं, शाम को वोटिंग भी होगी, कुछ खाना पीना होगा। कपूर साहब वोटिंग के शौकीन थे, वो भी झट मान गए। इस तरीके से शाम का प्लान बन गया। अचानक से देखा तो कपूर साहब जिसके इंतज़ार में यहाँ पर आए हुए थे, लाइब्रेरी में के पास में घूम रहे थे, वो गाड़ी पीछे से आकर रुकी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, कपूर साहब बोलते हैं, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे इजाज़त दीजिए, अब चलूँ लाइब्रेरी में, वो लोग आ गए हैं। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं ज़रा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को रही पक्की? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी, चंदर। हाँ जी, चंदर। कपूर जिनकी बात कर रहे थे वो उनका नाम चंदर है। और वह उतर आई, दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर, नहीं केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़े, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं? हाँ, क्यों? चंदर बोला। तो तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज़्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की। चंदन ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जा। चंदर, कॉलेज में पहुंच गई लड़की है, अभी शर्म नहीं छूटी। चलो अंदर। और वह हिचकती ठिठकती झेंपती और मुड़ मुड़ के चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लाते हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूँ। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूँ किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊँगा। यह देखो। और उसने भीतर से कागज़ों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो, यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक वह टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ, शाम तक कौन टाइप करेगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देते हुए बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर में तुम्हें पहुंचा देती हूँ, मुखर्जी रोड पर रहती है। उसी के वहाँ टाइप करवा लेना और खातों से दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गई। अब तुम सोच रहे होगे कि इतने इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है।
चलो जाओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया, किताब उठाकर देखने लगा। अरे चारों किताबों की कविता की किताब उठा लाई। समझ जाए आएगी तुम्हारे। क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाती हुई सुधा बोली। तुम कहो तुम्हें समझा दें। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर, चंद्र बोला। इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, चंद्र बोला। चाय नहीं पीऊँगा? वाह वाह, सुधा की हंसी में दूधिया बचपन छलका। मुँह तो चूक कर गोभी हो रहा है। चाय नहीं पियेंगे। बंगला आया तो सुधा भी ने महाराजन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर के स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह घर परिवार चंद कपूर का अपना हो चुका था। जब मैं वह अपनी माँ से झगड़ कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ तो कम खर्च के ख्याल में डॉक्टर साहब ने ही उनके देखभाल की। पता ही नहीं चला कब लंबे समय तक रहते रहते वह घर अपना हो गया। और साथ ही साथ में सुधा, जो अल्हड़ सी लड़की बचपन से जिद्दी, धीरे धीरे चंदर के साथ एक अलग ही रिश्ते से प्रेम पूर्वक जुड़ गई। सुधा स्टडी रूम में वापस लौटकर आई और चाय बना लाई। उसे मजबूर होना पड़ा और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा। सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगे और बेतकल्लुकी से दूधिया चाय का प्याला चंदन के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदन ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपने प्याला रख दिया। पिए क्या? कहीं चाय भी हो तो, और क्या खालिश चाय पीजिएगा? दिमाग काम करने वाले को ऐसी चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ना ऐसी चाय मुझे पसंद, ना ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है गैसू काजमी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गैसू? बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। ज़रूर ज़रूर, मुँह बिचकाते हुए सुंदर ने कहा। और उतनी ही काली होगी जितनी काले गेहूँ। धत, शर्म नहीं आती? किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हो? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब? तब क्या? वे तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे के नीचे से उठाने लगी, चंद्र ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की आंखें उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घुट चाय ली तो वह चीख कर बोली, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है, चंदन ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी का जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए यहाँ। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गैसू को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गैसू और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज़
तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आहा, गैसू के यहाँ दावत खाएंगे जनाब, इसी मुँह से। उसकी शादी भी तय हो गई, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। शी, बड़ी खराब लड़की हो, कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा। सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदन ने झेंप कर निगाह नीचे कर ली तो सुधा पास आकर चंदन का कंधा पकड़ बोली, अरे उदास हो गए। नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो। और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो, एक मुटकी से ब्याह करोगे तो बातचीत कर लो, तब तक मैं निबंध ले आऊँ टाइप कराने वाला। चंदन ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे, सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे, काहे बिगड़ रहे हैं आप। और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, यह निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे। ना। अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। अब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देखकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना, और देखो मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। और कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा कि फिर उतरा। सुधा बोली, लो, यह लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंदर चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार फिर से क्यों नहीं कह देते सब। चंदर ने झल्ला कर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ दो बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोज लॉन, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उग गई थी और फाटक पर, जिसके एक खंभे को कॉर्निस टूट गई थी, बजाय लोहे के दरवाजे के दो आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक ओर एक छोटा सा लकड़ी का नाम पटल और कभी काला रहा होगा, लेकिन जिससे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमिटे सफ़ेद अक्षरों के पढ़ को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर वो सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AF डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिस P डिक्रूज, यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर को कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो अहाते में कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और तरह से चंदर की ओर देखा और बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है, यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीबी से क्या कह देंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फांदकर अंदर घुसा। आगे का पार्टिको खाली पड़ा था और नीचे की ज़मीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी ना आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी का जाला बुना रखा था। वह बंगला खाली है क्या? आधी फुलांग
तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियाँ। दाएं बाजू उसमें मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, वह सन्नाटा और मनहूसी और इतनी खुशबू, कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची वृक्षों और बड़े बड़े गुलाब हर रंग के। वह सचमुच रोज लॉन था। वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई मालिक काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे। कहीं कहीं लोहे के छड़ों के कटघरे बेगमबेलिया भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर अजब सा सन्नाटा। फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छां थी। फूलों में रंग था, हवा में लाजमी ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी। लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारे में का गुलदस्ता लग रहा था जिसकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीनी भूल चुका है, क्योंकि नेस्टरसियम या स्वीटनी या फ्लॉक्स कोई भी मौसमी फूल न थे। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी। बेगमबेलियाँ थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हें काट छाँट कर बाग चल रहा था। बागबानों में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास न था।